हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आपका साइंस टॉपर में आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, जिन बच्चों का, जिन भाइयों का, जिन दोस्तों का आरआरबी ग्रुप डी 2026 में एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं। वो सवाल आए हैं जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। 2026 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2026 में, उसको हम क्या किए हैं, वो क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन लाए। ये सारा क्वेश्चन जो आप देख रहे हो 10 से 15 20 जो भी क्वेश्चन हो, ये सारा क्वेश्चन अम्ल और क्षार और लवण से हम क्वेश्चन बैंक से छाट छाट के लाए। सारा क्वेश्चन हम छाट छाट के लाए क्वेश्चन बैंक से। तो देर किस बात का, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। क्योंकि एसिड बेस और क्षार जितना है, एसिड बेस और साल्ट है, इसे जितने सवाल बना है जो पूछा गया है ग्रुप डी में, आरआरबी में पूछा गया है 2026 की बात करते हैं, उसमें आपका 25 में पूछा गया है, 26 में पूछा गया, 24 में पूछा गया है। इस सारे क्वेश्चन को वहां से मैंने एनालिसिस करके लाए हैं, वहां से मैं छाट छाट के क्वेश्चन को लाया हूं। तो मेरे दोस्त, चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अम्ल और क्षार मामलों में जिन भाइयों को 3 तारीख का एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का है कि 2 सवाल, 1 सवाल पक्का टपकेगा इससे। मेरे दोस्त, 15 को सवाल आए हैं, लेकिन इसमें से 2 सवाल कन्फर्म है। चाहे किसी एग्जाम दो, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दो, चाहे दरोगा का एग्जाम दो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम दो, चाहे बीपीएससी टीचर का एग्जाम दो, ये सभी क्वेश्चन आपको उससे लड़ेगा। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, सीजीएल का है, चाहे एसएससी का है, बैंक का है, ये सारा इससे आपका कवर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन कहता है, तुम देख रहे हो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, कहता है कि अगर एसिड रेन की बात करता है, अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा के पानी, कहता है कि अगर एसिड रेन का मतलब इंग्लिश से बोलते हैं, इंग्लिश में है एसिड रेन, हिंदी बोलते हैं अम्लीय वर्षा के पानी की बूंद नीले टेबल पेपर पर डाले जाए तो क्या होगा। दोस्त, जैसे एसिड की बात करते हैं, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के पानी की बूंद नीले टमस पेपर पर डाला जाता है। यानी कहने का मतलब कि नीला टमस का एक पेपर है, इसमें क्या करता है कि अम्लीय वर्षा का मतलब होता है, देखो वायुमंडल में क्या होता है ना, कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, तैर रहा है, और ऊपर में क्या है, जल। अब बताओ दोनों मिलेगा तब बन जाएगा क्या, H2 है। देखो H2 है ना, तो H2 हो जाएगा। अभी बताओ S है तो S हो जाएगा। अब बताओ 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं H2SO4। ठीक है, मतलब ऊपर में तोड़ रहेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऊपर में क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसी जल के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा H2SO4। अब कहता है मेरे दोस्त, अब ये कहता है क्या, कि अगर एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के पानी, जैसे H2SO4 की बात करते हैं, अगर नीले लिटमस पत्र पर डाला जाए तो क्या होगा। तो मेरे दोस्त, नीले लिटमस पत्र पर अगर डालते हैं तो क्या होता है, समझना, लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलेगा, गलत है। नीला लिटमस पेपर का काला हो जाएगा, नीले लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे, कहता है कि अगर कोई एसिड है, अगर एसिड पर अम्लीय वर्षा के पानी को, कहता है कोई एसिड क्या है, रेन है, ठीक है, अगर एसिड रेन के पानी की जो बूंद है वो नीले लिटमस पेपर पर क्या करते हैं, डालते हैं, तो जैसे नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे तो इसका पता है क्या होगा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। क्या कर देगा, लाल कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि इनमें से, कहता है क्या, कि इनमें से, दूसरा प्रश्न कहता है इनमें से किसकी अम्लीयता अधिक होगा। मेरे दोस्त, कहता है किसकी अम्लीयता अधिक होगा, तो अम्लीयता अधिक होगा नींबू रस का, सिरका का, कि पानी का, कि दूध का। मेरे दोस्त, बात यहाँ पे आता है कि नींबू रस का पीएच मान होता है 2.5 होता है। 2 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है, या कहीं कहीं के दे देता है 2.5 से 2.6 दे देता है। तो नींबू रस का जो पीएच मान 2.6 होता है। तो कहता है क्या, कि इनमें से किसकी अम्लीयता अधिक है। अम्लीयता उसको कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। जितना 7 से कम रहेगा उसका पीएच मान उतना ही क्या रहेगा, सबसे खतरनाक एसिड रहेगा। खतरनाक क्या रहेगा, अम्लीयता रहेगा। देखो सिरका की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं 7 होता है, दूध का बात करते हैं तो इसका 6 पॉइंट लमसम में आता है। तो बताओ नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है, इसीलिए इनमें से किसकी अम्लीयता अधिक है, तो नींबू रस का। किसका है, नींबू रस का। चलिए अब कहता है कि एक मजबूत एसिड और एक मजबूत बेस, क्या कहता है कि एक मजबूत एसिड और एक मजबूत बेस बने सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच मान होगा। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, कि कहता है क्या, कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस है।
अगर दोनों मिलेगा तो इसका पीएच मान क्या होगा मेरे दोस्त? जैसे कहने का मतलब कि दोनों पागल, एक व्यक्ति पागल है और दूसरा व्यक्ति पागल है, तो दोनों में लड़ाई होगा? नहीं होगा, मैटर सोल्व हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसका मतलब है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलता है तब पता है इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7 के बराबर हो जाता है। क्या होता है? 7 के बराबर हो जाता है, न्यूट्रल होता है। क्योंकि एक भी पहली बात कि एसिड भी मजबूत है और क्षार भी मजबूत है, और जब दोनों रिएक्शन करेगा तो नॉर्मल बना देता है। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त? कहता है क्या कि जब मुंह का पीएच से कम हो जाए तो दांतों का इनेमेल खराब हो जाता है। कहता है कि मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा तो उसका दांत खराब होने लगेगा, दांत में पैरिया होने चालू हो जाएगा, दांत सड़ना चालू हो जाएगा। कितना पीएच मान होना चाहिए दांत का पीएच मान? तो मुंह का पीएच मान होना चाहिए बाबू 5.5 होना चाहिए। अगर इससे अगर कम हो जाता है मेरे दोस्त, अगर इससे कम हो जाता है तो आपका दांत का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। आपका दांत जो होता है आपको क्या होना चाहिए होता है? आपका दांत में परत लगना चालू हो जाता है, आपके कीड़े मकोड़े मसूड़ा सड़ने लगता है। इसीलिए इसका पीएच मान इतना होना आवश्यक होता है। इसीलिए हम लोग बबूल के दतमन से धोते हैं, नीम के दतमन से धोते हैं, ताकि क्या हो कि वो जो कीड़ा पनप रहा है दांत में वो कीड़ा को मार सके। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन जलीय घोल में अम्लीय व्यवहार दिखाता है? कहता है कौन जलीय घोल है जो अम्लीय व्यवहार दिखाता है मेरे दोस्त? कहता है एक घोल है, ये बात से बहुत क्या है ऑप्शन दिया है, इसमें कहता है कौन ऐसा घोल है जो अम्लीय घोल दिखाता है? अम्लीय उसको कहते हैं जिसका सूचक H+ होता है, हाइड्रो आयन होता है, उसको अम्ल कहते हैं। तो बताइए जब इसको गर्म करेगा तो H+ टूटेगा और Cl- टूटेगा। तो जिस पर H पर प्लस होता है वही अम्ल होता है, जिस पर H पर प्लस होता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल। ये बताओ OH है, ये बेस है, क्षार है, देखो ये क्षार है, इसलिए अम्ल का पहचान क्या है? H पर प्लस। चलिए अगला कहता है कि इनमें से कौन किसी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार? क्षारीय उसको कहते हैं जिसको OH से इंडिकेट करते हैं, तो OH पर जो माइनस है इसी को बोलते हैं क्षार। तो कहता है क्षारीय प्रकृति के जिम्मेदार कौन है? OH-, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन जिसको बोलते हैं। अब कहता है क्या कि जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन गैस निकलता है? बाबू कहता है कोई एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ करता है। मेटल कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। अब किससे करेगा? HCl से करेगा। वो नहीं कहता है कि जब एसिड के साथ करेगा, एसिड का मतलब HCl होगा। बताओ इस सोडियम का करेगा, देखो पहला प्लस दूसर का माइनस, पहला प्लस दूसर का माइनस। बताओ NaCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा NaCl प्लस। अब बताना ये H और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा तब बन जाएगा H2O, अब प्लस क्या बचेगा? यहाँ एक ऑक्सीजन निकल गया तब बचा क्या? CO2। इसका मतलब है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझना। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि दी गई, कहता है क्या कि दी गई धातु में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाने पर सबसे तेज प्रतिक्रिया करता है? कहता कौन ऐसा धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ फटाक से रिएक्शन कर जाता है? मेरे भैया मेरे दोस्त यहाँ पे कहता है कि लोहा होगा, कि मैग्नीशियम होगा, कि जिंक होगा, कि कॉपर होगा। मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है ना, फटाक से रिएक्शन करता है HCl के साथ, हड़ाक ना, अब बना देता है MgCl2 बना देता है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, ये बहुत खतरनाक है, तुरंत रिएक्शन करता है। अब कहता है कि एथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके इनमें से कौन सा उत्पाद बनाता है? कहता है क्या कि एथेनोइक एसिड है। भैया दोस्त मेरे भाई कहता है क्या कि कहता है यहाँ पे सवाल देखो क्या कहता है, कहता है कि एथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके इनमें से कौन सा गैस उत्पाद होता है? तो आपको पता है कि एथेनोइक एसिड का सूत्र क्या होता है? एथेनोइक एसिड का सूत्र होता है क्या? CH3COOH। अब प्लस सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है Na2CO3। जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो देखना ये CH3COOH है ना, ये बताओ ये है तो CH3COOH है, ये रहने दो, ये हो जाएगा CH3COOH और सोडियम इसके पास आ जाएगा तो बना देगा सोडियम एसिड। इसको बोलते सोडियम, इसको बोलते एसीटेट। चलो अब क्या करेगा कि यही H अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा जल और प्लस, और यहाँ से 100 निकल गया तो बचा क्या? CO2। तो क्या बन गया? सोडियम एसीटेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो तो में क्या है? सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता 4 अलग अलग घोलों का pH मान दिए गए हैं, इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? भैया कहता है कि 4 को यहाँ पे क्या करता है? घोल दे दिया है, pH मान दे दिया है। अब कहता है क्या कि कौन ऐसा pH मान है, कौन ऐसा pH मान है
कि लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। अगर नीला से अगर लाल कहेगा तो अम्ल हो जाएगा, और लाल से नीला कहता है तो क्षार होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से 11 हो, 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होगा, 11। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ प्रतिक्रिया करता है तो इस्तेमाल किए गए कौन सा पदार्थ बनता है। भैया कहता कोई एसिड किसी बेस के साथ प्रतिक्रिया करता है तो बताओ कौन बनेगा। तो यहाँ पे कहता है क्या, समझना, यहाँ पे सवाल कहता है क्या कि कोई एसिड है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब मान के चलो कि आपका एसिड HCl है और कोई बेस है जिसका मान चलो NOH है। अब कहता है दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तब पहला प्लस दूसरे का माइनस, पहला प्लस दूसरे का माइनस। बताओ NaCl के साथ रिएक्शन करेगा तब बन जाएगा NaCl। अब बताओ OH और H क्या बनेगा, H2O। तो बताओ तो आंसर कौन हो जाएगा, NaCl H2 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस घोल में H प्लस आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगा, यानी हाइड्रो आयन की सांद्रता सबसे अधिक किस एकरा में कहता कौन ऐसा घोल है जो हाइड्रो आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगा, यानी इसको अम्ल की बात करता है। H पर आ गया प्लस, इसका मतलब अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान तुम लोग को पते है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से क्या होता है, 7 से कम होता है ना। क्या होगा, देखो पीएच मान 7 वाला होगा कि पीएच मान 3 वाला होगा, कितना होगा, 7 वाला होगा कि 3 वाला होगा कि 13 वाला होगा कि 10 वाला होगा। क्या कहता है कि इनमें से किस घोल में H प्लस आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगा। तो सांद्रता का मतलब होता है कि जो अम्ल उसको कहते हैं तो 7 से क्या रहता है, कम रहता है, तो 7 से कम कौन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि जब H, देखो भैया हम कॉपी पर क्या करें, लिख लिख के क्वेश्चन को लाए हैं, क्वेश्चन को लिख लिख के लाए हैं, इसलिए लाए हैं कि ताकि तुम लोग का कैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए। भाई मेरा भी मन करता है कि मैं डिजिटल पर पढ़ाऊँ, लेकिन आपका सपोर्ट, आपका प्यार रहा तो एक दिन वो वक्त आ जाएगा, एक दिन वो प्यार आ जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तुम लोग का किसी प्रकार से हम सोच रहा हूँ कि तुम लोग का एग्जाम बन सके, तुम लोग का एग्जाम में आ सके मेरे दोस्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है कि जब H की सांद्रता बढ़ता है तो घोल के पीएच पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कहता है कि जब हाइड्रो आयन की सांद्रता बढ़ेगा, जैसे अम्ल की सांद्रता बढ़ेगा तो उसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका पीएच मान घट जाता है। जैसे अम्ल बढ़ेगा तो उसका पीएच मान क्या होता है, घट जाता है। वही कहता है कि H की सांद्रता बढ़ता है तो घोल के पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह घट जाता है। अब कहता है कि पीएच स्केल की रेंज क्या होता है। बाबू स्केल, पीएच स्केल की रेंज होता है 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसका खोज सोरेनसन नामक व्यक्ति ने किया था, 1909 में किया था, 1909 में किया था। सोरेनसन नामक व्यक्ति कहेगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। कब, 1909 में। तो वही कहता है पीएच स्केल की रेंज क्या होता है, तो पीएच स्केल का रेंज होता है 0 से लेकर 14 होता है। अगर 7 रहता है, देखो बीच में रहता है 7, तो अगर 7 से कम रहेगा तो अम्ल होता है, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षार होता है, और 7 रहेगा तो उसको उदासीन कहते हैं। इसका पीएच मान उदासीन कहेगा, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी में घुलने पर, कहता है कि पानी में घुलने पर कौन सा लवण एक न्यूट्रल उदासीन घोल बनाएगा। कहता है कि पानी में घुलने पर कौन सा लवण एक न्यूट्रल उदासीन घोल बनाता है। इसका मतलब है कि जब कहता है कि एकरा में कौन ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलाते हैं तो न्यूट्रल बना देता है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जिसको संकेत होता है KOH, सोडियम एसिटेट CH3COOH, CH3COOH, या सोडियम क्लोराइड NaCl, यही होगा। आपने देखा होगा नमक, साधारण नमक का सूत्र होता है, जब जल के साथ रिएक्शन करते हैं बाबू तो क्या करता है, जल टूटता है H में, दूसरा टूटेगा OH में। N क्या करेगा, OH से रिएक्शन करके बना देगा NOH, और प्लस में क्या हो जाएगा, आपको HCl के साथ बना देगा HCl। कोई दिक्कत। कहता है कौन सा लवण है जो न्यूट्रल उदासीन कर देता है, यानी कहने का मतलब होता है कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को क्या करता है, जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रल बनाता है। देखा होगा पानी में क्या करता है, पानी में जैसे जल क्या करते हैं, नमक को डालते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या होता है, उदासीन हो जाता है, ना ज़्यादा अम्लीय होता है ना ज़्यादा क्षारीय होता है, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। इसका मतलब कि सोडियम क्लोराइड को जैसे ही पानी में डालेगा तो क्या हो जाएगा, वो लवण जो बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम है, यदि प्रॉब्लम नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त, और मेरे हौसलों को अवश्य बढ़ाना, क्योंकि आप लोग के लिए मैंने क्वेश्चन बैंक से लाया हूँ, अम्ल, भस्म और लवण से लाया हूँ। मैं
अब धातु धातु से भी लाऊंगा, हर एक क्वेश्चन लाऊंगा मैं, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर लाऊंगा, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, हर एक चैप्टर वही लाऊंगा जो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में पूछा गया सवाल है। जो सवाल ये 15 सवाल तुम देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये 15 सवाल वो सवाल है जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक से लाया हूं मैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा प्यार इतना दिखाएं कि मेरा हौसला बढ़ना रहे और मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन लाया हूँ, 100 को 150 200 क्वेश्चन लाऊं। ठीक है, यहीं तक सभी को धन्यवाद, थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका गुड ब्लेस यू, आपका एग्जाम बेहतरीन हो, थैंक यू।